Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. Let's begin with day 5 of our Smart Adhan Pro Max series, wherein we will discuss the most important and repeated facts of science. चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सबके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो एक बार और आपको रिवाइज करवा देता हूँ. ओके, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज डिस्कशन एक चीज़ आपसे पूछनी है. ये जो स्मार्ट अध्ययन हमने किया, स्मार्ट अध्ययन प्रो मैक्स किया, ये सब आपने अब तक एक बार देख लिया होगा. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कि आप सबने देख लिया होगा. क्या आप लोग को इसका यूट्यूब पे एक एक्टिव रिकॉलिंग सेशन चाहिए क्या, एमसीक्यू फॉर्म में? एग्ज़ाम टाइम है इसलिए कुछ भी लाएंगे तो आपसे पूछ के लाएंगे. अगर आपको इसका एमसीक्यू फॉर्मेट में पूरे स्मार्ट अध्ययन सीरीज़ का, ठीक है, और स्मार्ट अध्ययन प्रो मैक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एक डिस्कशन करवा दूँ क्या यूट्यूब पे? लगभग 100-150 क्वेश्चन होंगे उसमें. अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो कमेंट्स में बताना येस वी वॉन्ट एक्टिव रिकॉलिंग. अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो वी विल गिव दैट वीडियो एक बार प्रो मैक्स, क्योंकि आज प्रो मैक्स का 5th डे है, कल प्रो मैक्स का लास्ट है, कल हिस्ट्री का आएगा, उसके बाद इट विल एंड. अगर आपको उसके बाद एक्टिव रिकॉलिंग चाहिए तो कमेंट में मेंशन ज़रूर करना. ओके, लेट्स बिगिन विद टुडेज डिस्कशन. सबसे पहले बात करेंगे नियोप्रीन की. नियोप्रीन क्या, एक सिंथेटिक रबर है, नेचुरल रबर नहीं है, सिंथेटिक रबर है. पहली बात तो याद रखना. ये सिंथेटिक रबर नेचुरल रबर से क्यों बनाया गया, सिंथेटिक रबर ये वाला? क्योंकि ये ऑयल रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव था. नेचुरल रबर ऑयल रेजिस्टेंस नहीं होते थे, तो ये नियोप्रीन ऑयल रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव बनाया गया सिंथेटिक रबर के तौर पे, राइट. अच्छा, ये कोई पूछेगा नियोप्रीन किसका पॉलीमर है? इट्स अ पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन. क्लोरोप्रीन का पॉलीमर है नियोप्रीन. ठीक है, याद रखना इस चीज़ को. बस इतना ही याद रखो कि सिंथेटिक रबर विद एक्सलेंट रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स कॉमनली यूज फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स. कन्वेयर बेल्ट्स का मेन चीज़ याद रखना बस. ओके, ब्यूनाएन भी ऐसे ही है. ठीक है, ब्यूनाएन क्या है, एक सिंथेटिक रबर. ये भी है, सारे सिंथेटिक रबर डिस्कस करना है पहले. नियोप्रीन, ब्यूनाएन, ये सब सिंथेटिक रबर है. ठीक है, ये भी पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से रेजिस्टेंट है. ओके, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑयल सील्स, टैंक लाइनिंग्स एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में ब्यूनाएन काम आता है. याद रखना, ब्यूनाएन, नियोप्रीन, ये सब किसके एग्जाम्पल है? सिंथेटिक रबर्स के हैं, याद रखना. क्वेश्चन अगर आए ब्यूनाएन किन चीज़ों को मिला के बनता है, तो ब्यूनाएन 2 चीज़ों को मिला के बनता है. एक तो है आपका ब्यूटाडीन, दूसरा है आपका एक्रिलोनिट्राइल. एक्रिलोनिट्राइल, ब्यूटाडीन और एक्रिलोनिट्राइल को बना के मिलता है ब्यूनाएन, याद रखना. ओके, फाइबर्स क्या होते हैं तो पता ही है कि थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ के होते हैं, हाई मॉडुलस होते हैं. फाइबर्स नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं, राइट. याद रखना, जो पॉलीअमाइड्स होते हैं जैसे कि नाइलॉन 6, ठीक है, कुछ पॉलिस्टर्स होते हैं जैसे टेराइलिन, ये सब फाइबर्स की कैटेगरी में ही आते हैं. अब पॉलीअमाइड्स क्या होते हैं? ये भी एक तरह के सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रांग होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले होते हैं, बहुत ही लाइट वेट होते हैं, बट थोड़े टफ होते हैं, राइट. ये चीज़ याद रखना. जैसे सिल्क नहीं होता, सिल्क तरह होते हैं पॉलीअमाइड्स भी. आपके रोप्स, कारपेट्स, ये सब बनाने में पॉलीअमाइड्स काम आते हैं. पॉलिस्टर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर ये भी होते हैं, लेकिन ये पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल्स से बनाए जाते हैं. ठीक है, याद रखना इस चीज़ को. ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और ड्यूरेबल होते हैं. याद रखना, इनके बनाए हुए कपड़े बहुत ही रिंकल फ्री होते हैं. पॉलिस्टर से अगर कोई चीज़ बनी है तो बहुत ही रिंकल नहीं आएंगे जल्दी उसमें, और बहुत जल्दी क्विक ड्राइंग होती है, राइट. जो लोग जिम वाले कपड़े पहनते हैं जानते हैं उन चीज़ों को. वो सब पॉलिस्टर के बने हुए होते हैं, तुरंत सूख जाते हैं, कभी रिंकल्स नहीं आते उसमें, राइट. तो याद रखना पॉलिस्टर्स और पॉलीअमाइड्स में डिफरेंस. थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? एक ऐसा मटेरियल जो गर्म करने पे सॉफ्ट हो जाता है और कूल करने पे हार्ड हो जाता है. इसकी वजह से आप इसका शेप जब चाहो चेंज कर सकते हो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. इसके एग्जांपल्स क्या हैं? पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलिस्टरीन, ये सब थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जांपल है. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? याद रखना, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस है. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है कि एक बार अगर शेप तय हो गया फिर वो अनचेंज होगा, चाहे कितना भी गर्म कर लो. इट कैन नॉट बी रीमोल्डेड, जैसे कि बेकलाइट हो गया, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स हो गई, ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं. नाइलॉन क्या है? बताया था ना, पॉलीअमाइड फाइबर है, राइट. ये पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर है और फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है. अब सिंथेटिक का एक्चुअली मतलब होता क्या है? कोई भी नेचुरल मटेरियल नहीं इन्वॉल्व है, ठीक है. ये लैब में जो केमिकल्स डिराइव किए जाते हैं कोल से, एयर से, वाटर से, उन केमिकल से बनाए जाते हैं ये फाइबर्स, ठीक है. बाकी इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो तो आप देख ही सकते हो. केवलार मैंने स्मार्ट अध्ययन में पढ़ाया था कि स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक मटेरियल है, कॉमनली यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बुलेट प्रूफ वेस्ट है. ये भी सिंथेटिक पॉलीअमाइड ही, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, सुपर स्ट्रांग फाइबर होता है ये. बिल्कुल नाइलॉन की तरह ये एक फाइबर है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस होता है ये, ठीक है. कैसे बनता है ये वो जानना आपके यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसकी प्रॉपर्टीज जान लो वही काफ़ी है.
इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, लाइट वेट होता है, थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, आसानी से कभी मेल्ट नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी वियर हो जाए, कट हो जाए, केमिकल हो जाए, केमिकल रिएक्शन हो जाए, इन सब से उसका रेजिस्टेंस है, मतलब कभी नहीं उसमें वियर कट्स, केमिकल रिएक्शंस ये सब नहीं हो सकते केवलार के मटेरियल पे। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में यूज़ होता है, राइट। रोप्स और केबल्स बनाने में यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट के, स्पेस क्राफ्ट के कुछ पार्ट्स बनाने में यूज़ होता है, राइट। स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट जैसे टेनिस रैकेट्स हो गए, ये सब चीज़ें बनाने में केवलार का काम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, ओके। एक क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, शायद पूछा जा सके, केवलार का इन्वेंशन कब हुआ था? 1965 में हुआ था। किसने किया था? स्टेफनी क्वालक ने, ठीक है। और कंपनी का नाम क्या था? ड्यूपॉन्ट। कंपनी का नाम ड्यूपॉन्ट था। ड्यूपॉन्ट सेम कंपनी है जिसने नायलॉन को बनाया था, उसी ने केवलार को भी बनाया, ड्यूपॉन्ट कंपनी ने। इंसान का नाम क्या था? एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, स्टेफनी कोवलेक, ठीक है, इसको नोट कर लेना। 1965 में, ये नहीं पूछा गया, बाकी केवलार से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो शायद अगली बार ये पूछ ले, ओके। कुछ प्रिजर्वेटिव्स की बात कर लेते हैं। सोडियम बेंजोएट को एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में, अचार में, जैम्स में, जेलीज में, ताकि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो, ठीक है। और नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट्स, ये सब कहाँ प्रिजर्वेशन में यूज़ होते हैं? ये मीट प्रोडक्ट्स की प्रिजर्वेशन में यूज़ होते हैं, ताकि उनका स्पॉइलेज नहीं हो और अपना कलर मेंटेन रखें। तो सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट्स हो गए, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, ये सारी चीज़ें मीट प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने में काम आती हैं। आपने देखा होगा एप्पल वगैरह पे कुछ वैक्स कोटिंग की जाती है, तो वो कौन से वैक्स होते हैं? कैंडलीला वैक्स, बीस वैक्स, शुगर केन वैक्स, ये सारे फ्रूट्स पे अप्लाई किए जाते हैं, वैक्स कोटिंग की जाती है, ताकि उनका मॉइस्चर लॉस रिड्यूस हो सके। काफ़ी दिन तक शेल्फ लाइफ रखनी होती है, ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है, तो उनका मॉइस्चर लॉस ना हो और उनका जो डिके है वो डिले हो सके, इस वजह से उस पर वैक्स कोटिंग की जाती है, याद रखना, ठीक है, पूछा जा सकता है। देखो यूपी पीसीएस में ना ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जो साइंस इन एवरीडे लाइफ वाला फोकस होता है मेनली एग्जामिनर का इन यूपी पीसीएस, पर्टिकुलरली इन क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। बायोलॉजी में तो बायोलॉजी पूछेगा, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में वो साइंस इन एवरीडे लाइफ के क्वेश्चंस पूछता है, तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को ज़्यादा जोर दिया है। चिप्स की पैकेट्स में कौन सी गैस यूज़ की जाती है? नाइट्रोजन गैस को एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, ताकि उसमें ऑक्सीडेशन ना हो और चिप्स खराब ना हो, राइट। सॉर्बिक एसिड, सल्फाइड्स, ये सब किस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होते हैं? वही जेलीज, पिकल्स को, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो, इसलिए सॉर्बिक एसिड, सल्फाइड्स, ये सब भी प्रिजर्वेटिव्स हैं, याद रखना। फिलोसफर वुल्स किसको बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है विच नेचुरली अकरिंग एज द मिनरल जिंकसाइड। एक्चुअली ये जिंक ऑक्साइड बनता कैसे है? जिंक जो मेटल होता है उसको जब आप बर्न करोगे तो एयर में वो वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है, और वो वाइट पाउडर वूल के जैसा दिखता है, उसी को बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, राइट। तो व्हेन एक्सपोज टू एयर इट रिएक्ट्स एंड फॉर्म अ वाइट वुल लाइक रेसिड्यू, इसलिए इसका नाम फिलोसफर्स वुल पड़ा है। क्यों भाई फिलोसफर वुल क्यों बोला गया? जो एंशियंट पुराने लोग थे उनको लिए बहुत ही मिस्टीरियस लगता था कि ये सब्सटेंस जो है निकल रहा है सफ़ेद कलर का, इसमें कुछ मैजिकल पावर्स हैं, ठीक है, कुछ फिलोसफिकल पावर्स हैं, इसलिए उसको फिलोसफर वुल्स नाम दे दिया। उनको पता तो था नहीं, राइट। अच्छा, कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये फिलोसफर्स वुल? ये कॉस्मेटिक्स में, सनस्क्रीन्स बनाने में यूज़ होता है, क्योंकि ये यूवी रेज को ब्लॉक करता है, राइट। और कहाँ कहाँ यूज़ होता है? एंटीसेप्टिक बनाने में भी यूज़ होता है, राइट। रबर बनाने में यूज़ होता है, पेंट्स में यूज़ होता है, ये सब चीज़ों में इसका काम है फिलोसफर्स वुल्स का। नीला थोटा, जिसको कॉमनली ब्लू विट्रियोल बोला जाता है, राइट, या कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोला जाता है। क्यों कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को बोला जाता है? क्योंकि इसमें कॉपर है, ठीक है, इसमें सल्फर है, इसमें ऑक्सीजन है और 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है, 5 H2O भी है, राइट। तो याद रखना ये जब हाइड्रेटेड रहता है तो ये ब्लू रहता है, राइट। और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी? एक चीज़ याद रखना कि नीला थोटा या ब्लू विट्रियोल को, ये यूजुअली जो है ये वाइट होता है, मतलब यूजुअली तो ये ब्लू होता है, राइट, लेकिन अगर इसमें से मॉइस्चर चला गया, ठीक है, या इसका वाटर लॉस हो गया, तो फिर ये वाइट हो जाता है, और जैसे इसमें आप दोबारा वाटर ऐड करोगे ये फिर से ब्लू हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी केमिस्ट्री है इसकी। अच्छा, ये यूज़ कहाँ होता है वो आपके काम की चीज़ है। सबसे पहली बात तो एग्रीकल्चर में एज अ फंजीसाइड यूज़ होता है। दूसरी चीज़ लेबोरेटरीज़ में वाटर या मॉइस्चर को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है नीला थोटा। तो ये सब जगह इसके यूजेस हैं। कोलाइडर पार्टिकल्स का साइज़ क्या होता है? जो कभी कहीं डिजॉल्व नहीं होते, ठीक, पार्टिकल्स जो हवा में होते हैं उनका साइज़ होता है 10⁻⁹ to 10⁻⁶ मीटर्स। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? कोलाइडर पार्टिकल्स जब लाइट की स्कैटरिंग करते हैं उसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। वाइट फॉस्फोरस क्या होता है? रैट पॉइजन की प्रोडक्शन में यूज़ होता है वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस की एक प्रॉपर्टी होती है कि अंधेरे में चमकता है,
ठीक है। इट ग्लोज इन डार्क, ओके। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, बहुत जल्दी फायर पकड़ लेता है, इसलिए कई बार इसको पानी के अंदर रखा जाता है ताकि ये फायर ना कैच करे, ओके। कि ये वैक्स टाइप का होता है, वैक्सी सॉलिड होता है, राइट। फॉस्फोरस स्टोन का ही बनता है, वाइट फॉस्फोरस। इतनी चीज़ें याद रखना इसके बारे में। मेन यही है कि रैट पॉइजन के लिए होता है, बहुत पॉइजनस होता है। छोटा सा अमाउंट भी इसका बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, इसकी गार्लिक लाइक स्मेल होती है, राइट। ये सारी चीज़ें इसके बारे में याद रखना। अच्छा, मैच स्टिक्स किस चीज़ की बनती हैं? फॉस्फोरस की बनती हैं, याद रखना इसको, ठीक है। फॉस्फोरस का एक फिजियोलॉजिकल रोल भी है कि ये ब्लड में एसिडिटी और एल्कलिनिटी को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है, तो ये भी फैक्ट याद रखना। ब्यूटेन, ये क्या है? एलपीजी का मेन कंपोनेंट है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस जो एलपीजी होती है ना, सिलेंडर्स आपके घर में आते हैं, उसका मेन कंपोनेंट क्या है? ब्यूटेन है, याद रखना। और दूसरा क्या है? प्रोपेन है। अच्छा, ब्यूटेन और प्रोपेन क्यों यूज़ किए जाते हैं एलपीजी में? क्योंकि ये ऐसी गैसेज हैं, ब्यूटेन प्रोपेन वगैरह, जिनको अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाए ना तो ये लिक्विडिफाई हो जाती हैं, ये लिक्विड बन जाती हैं, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगर कोई पूछे लाइटर्स में कौन सी गैस होती है तो ब्यूटेन बता देना, ठीक है। एयरप्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है, आप लोगों ने रिसेंटली जब ट्रेजेडी हुई थी अहमदाबाद वाली तो पढ़ा होगा, इसके बारे में देखा होगा। याद रखना कि जो ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है एयरप्लेन की, वो यूजुअली ऑरेंज कलर का होता है ताकि उसकी विजिबिलिटी ईजी रहे, मिल सके वो। ब्लैक बॉक्स नाम भले ही है बट उसका कलर ऑरेंज होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है? नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन है, जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही गुड कंडक्टर है, चाहे हीट हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, दोनों का ही गुड कंडक्टर है ग्रेफाइट। और कहाँ कहाँ यूज़ होता है? पेंसिल की जो लेड होती है उसमें यूज़ होता है, राइट। मशीन्स में एज अ लुब्रिकेंट यूज़ होता है, बैटरीज में, इलेक्ट्रोड्स में यूज़ होता है, राइट। याद रखना ये सब। और न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है क्या? यस, एज ए मॉडरेटर भी न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है ग्राफाइट को। तो इतनी प्रॉपर्टी जिसकी याद रखना। वहीं जो डायमंड है वो हीट का तो गुड कंडक्टर है बट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता। वो मेका नॉन मेटल दैट कंडक्ट्स हीट वेल बट पुअरली कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये भी मेका भी ऐसे ही है, हीट का तो गुड कंडक्टर है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाता, इसलिए ये इंसुलेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है मेका। इंसुलेटर के तौर पे क्या यूज़ करते हो? मेका यूज़ करते हैं, राइट। फूल्स गोल्ड, जिसे आप नकली सोना बोलते हो, आयरन पायराइट को बोलते हैं। ये सोने की तरह चमकता तो है गोल्ड की तरह बट गोल्ड होता नहीं है, तो आयरन पायराइट इज फूल्स गोल्ड, याद रखना। रूबी एक प्रीशियस स्टोन है, पता है आपको? जेम स्टोन है। कौन सा मिनरल का बना हुआ होता है? कोरोंडम का, कोरोंडम मिनरल का बना हुआ होता है रूबी, राइट। और याद रखना ये चीज़, ये जो कोरोंडम मिनरल है, कोरोंडम, ये रूबी को भी बनाता है और सफ़ायर को भी ये भी बनाता है, सफ़ायर को भी, राइट। तो रूबी, सफ़ायर, ये सब कोरोंडम से बने हुए होते हैं। याद रखना कि जो रूबी का रेड कलर है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? क्रोमियम के प्रेजेंस की वजह से होता है, ये फैक्ट याद रखना। रॉट आयरन क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन को रॉट आयरन बोलते हैं। अच्छा, हायर एल्टीट्यूड में कुकिंग इतनी स्लो क्यों होती है? ठीक है, आप देखते होगे हायर एल्टीट्यूड में मैगी वगैरह बनाओ तो बहुत टाइम लग जाता है, ऐसा क्यों होता है? टेक्स लॉन्गर ड्यू टू लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच रिड्यूसेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को रिड्यूस करने का मतलब क्या है? कि सपोज नीचे ज़मीन पे जब आप रहते हो, माउंटेन में नहीं रहते हो, तो सी लेवल पे जब आप रहते हो तो आपका जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लग रहा है। जब आप माउंटेन्स पे जाते हो, हाईयर एल्टीट्यूड पे जाते हो, तो फिर वही पानी जो है आपका 90 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो जा रहा है, मतलब कम टेम्परेचर पे ही, कम हीट पे ही वो पानी बॉयल होने लग रहा है। तो पानी तो बॉयल हो जा रहा है लेकिन पानी में जो खाना है वो गर्म नहीं होता है, राइट। फूड को टेम्परेचर नहीं मिलता, फूड हॉट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वाटर बहुत लेस टेम्परेचर पर ही बॉयल होने लग गया, राइट। इसलिए फूड जो है थोड़ा स्लोली कुक होता है क्योंकि वाटर बहुत ही कम टेम्परेचर पे बॉयल होने लग गया, इसलिए फूड बहुत लंबा टाइम लेता है पकने में। इसलिए उसको माउंटेन्स पे देखोगे अच्छे से ढक देते हैं फूड को, ठीक है, उस पर ईंट रख देते हैं ताकि ज़्यादा प्रेशर बने और फिर थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट बढ़े वाटर का। ये सब चीज़ें की जाती हैं। या फिर प्रेशर कुकर यूज़ किया जाता है ताकि उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो सके और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ऊपर जा सके, 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच सके। प्रेशर कुकर का यूज़ मैंने आपको बता ही दिया क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि प्रेशर को इंक्रीज़ किया जा सके और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ होगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है, तो फूड जल्दी पक जाएगा। प्रेशर कुकर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। कोल्ड वेल्डिंग क्या होती है? किसी भी वैक्यूम में जहाँ पे एयर नहीं हो वहाँ पे दो मेटल सरफेस आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है, उसी को टेक्निक को बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एयर में दो मेटल्स की सर्फेसेस को आपस में चिपका दिया जाता है, तो इस टेक्निक को कोल्ड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स बोलते हैं। लेड पाइप को कभी भी ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उससे लेड हाइड्रोक्साइड बन जाता है जो कि पॉइजनस हो सकता है। येलो फॉस्फोरस क्या होता है? बहुत रिएक्टिव होता है एयर से, इसलिए इसको वाटर के अंदर रखा जाता है। जैसे ही एयर से रिएक्ट करेगा तुरंत ही
आग लग जाएगी, फायर कैच कर लेगा, जैसे इसको ऑक्सीजन मिलेगी, इसलिए इसको पानी के अंदर रखते हैं। सिमिलरली सोडियम जो है वो एयर और वाटर दोनों से रिएक्ट कर जाता है, राइट। इसलिए सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि उसमें ना तो वाटर होता है और ऑक्सीजन से वो कट ऑफ भी कर देता है सोडियम को। तो येलो फास्फोरस को वाटर के अंदर रखते हैं और सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, ये चीज़ याद रखना। ओजोन क्या होता है? ऑक्सीजन का येलोट्रोप है, आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा ये तो। आर्टिफिशियल परफ्यूम जो है सिंथेसाइज किए जाते हैं इथाइल एसीटेट से, राइट। इतने फैक्ट्स हमने कुछ केमिस्ट्री के देखे, अभी कुछ बायोलॉजी के फैक्ट्स देख लेते हैं फटाफट। कौन सी सेल्स हैं जो एड्स से अफेक्ट होती हैं? T4 लिम्फोसाइट्स, याद रखना। अर्थराइटिस का रीज़न क्या होता है? जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का डिपोजिशन हो जाना इज़ द रीज़न। इन सब चीज़ों को ऐसे ही रट लो, ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना, ठीक है। हार्ट मर्मर क्या होता है? डिफेक्टिव हार्ट वाल्व की वजह से होता है, मतलब हार्ट से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, ठीक है। थोड़ी सी अनयूजुअल सा स्विचिंग साउंड आने लगता है हार्ट के अंदर से, तो डिफेक्टिव हार्ट वाल्व की वजह से होता है। लिम्फ का कलर क्या होता है? इट इज़ कलरलेस। क्यों? क्योंकि लिम्फ में आरबीसी नहीं होते, सिर्फ डब्ल्यूबीसी होता है, प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, बट आरबीसी मिसिंग होता है। आरबीसी ही है जो रेड कलर देता है ब्लड को, तो लिम्फ में वो आरबीसी नहीं होता, इसलिए लिम्फ कलरलेस होता है। ब्लड आपकी बॉडी के अंदर क्लॉट ना हो, ब्लड का स्मूथ फ्लो होता रहे, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हेपेरिन। हेपेरिन को लीवर प्रोड्यूस करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का स्मूथ फ्लो मेंटेन रखता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, ठीक है। एक तरह का ब्लड थिनर बोल सकते हो इसको आप, एज अ ब्लड थिनर भी यूज़ किया जाता है। लॉन्गेस्ट वीन इन द बॉडी कौन सी है? सेफेनस वीन, ठीक है, पूरे आपके लेग में होती है ये। सेल्स विद लीस्ट रीजनरेटिव पावर, ब्रेन सेल्स की रीजनरेटिव पावर बहुत लीस्ट होती है, कम होती है, जल्दी से अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाता ब्रेन। विटामिन B12 में कौन सा मेटल है? कोबाल्ट है, आपने रट लिया होगा अब तक। टूथ को डिके होने से कौन सा क्या प्रिवेंट करता है? फ्लोराइड। टूथपेस्ट जिनमें फ्लोराइड होता है वही टूथ को डिके होने से बचा सकते हैं। एंजाइम्स जो मिल्क को कोगुलेट करते हो होते हैं रेनिन, रेनिन बोलते हैं उनको। मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं ये, राइट। इनका एक भी और नाम है, रेनिन को एक और चीज़ बोलते हैं काइमोसिन, ठीक है। काइमोसिन या चाइमोसिन जो भी आपको बोलना हो, ये भी रेनिन का ही नाम है, राइट। अच्छा, कोऑगुलेशन का क्या मतलब होता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देना, राइट। अगर मिल्क के कॉन्टेक्स्ट में कोऑगुलेशन की बात करोगे तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देना ही कोऑगुलेशन कहलाता है। उसके लिए भी रेनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए भी रेनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्फेंट्स के स्टमक में बहुत सारा रेनिन होता है जो मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, एक तरह का एंजाइम है ये, ओके, याद रखना। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे बोलते हैं? ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि ये नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, ठीक है। तो फिर कैसे ग्रो करते हैं ये डैम्प और शेडी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, ठीक है, बिकॉज इनको वाटर चाहिए होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, राइट। और जाइलम फ्लोएम तो है नहीं। तो ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल क्या क्या हैं आपके? मॉसेस हो गए, ठीक है, लिवर वॉर्ड्स हो गए, लिवर वॉर्ड्स, मॉसेस, ये सब ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल हैं। नॉन ग्रीन हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स किसे बोलते हैं? फंजाई को बोलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स को क्या बोलते हैं? लेग्यूम्स बोलते हैं। ऐसा फ्रूट जिसके सीड्स बाहर होते हैं, स्ट्रॉबेरी, ओके। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो कि सॉयल डिफिशिएंट जगह पे ग्रो होते हैं, ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सिर्फ सॉयल किस चीज़ में डिफिशिएंट है तो कहाँ पे ग्रो होंगे? नाइट्रोजन में। अगर सॉयल डिफिशिएंट है तो वहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो करेंगे, याद रखना। मतलब अगर सॉयल में नाइट्रोजन नहीं है तो वहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वहीं पे ग्रो करेंगे। प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या साइंस है उसके पीछे? कैपिलरी एक्शन, राइट। प्लांट्स ग्रोइंग इन स्ट्रॉन्ग लाइट को क्या बोलेंगे? हेलियोफाइट्स बोलेंगे। जो स्ट्रॉन्ग लाइट में ग्रो करते हैं प्लांट्स उनको हेलियोफाइट्स बोलेंगे। प्लांट्स के लंग क्या होते हैं? लीव्स होती हैं, याद रखना। ये सब बेसिक फैक्ट्स हैं और यही से पूछे जाते हैं। विलो ट्री की बार्क से हमें क्या मिलता है? एस्पिरिन मिलता है, ठीक है। ओनली प्लांट सेल विदाउट अ न्यूक्लियस, बिना न्यूक्लियस के कौन सी प्लांट सेल होती है? जाइलम वेदल्स होती हैं और सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, एक ऐसी प्लांट सेल है, मेनली जाइलम वेदल, याद रखना। ट्री एज का डिटर्मिनेशन आपको पता है, रिंग काउंट करते हैं ट्री के ट्रंक की, राइट। हार्मोन फॉर ड्रॉट टॉलरेंस, ड्रॉट से टॉलरेंस के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? एब्सिसिक एसिड चाहिए, राइट। ये एक तरह का प्लांट हार्मोन है जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, राइट। अगर प्लांट को प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा है तो ये एसिड जो है हेल्प करता है उसको वाटर रेजिस्टेंस टॉलरेट करने में, मतलब वाटर की कमी को टॉलरेट करने में। कैबेज में फूड कहाँ स्टोर होता है? उसके लीव्स में होता है। कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर हेल्प्स इन ओपनिंग द स्टोमेटा, स्टोमेटा की ओपनिंग में स्टार्च का शुगर में कन्वर्ट होना हेल्प करता है। एसेंट ऑफ सैप, इसका मतलब क्या है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, प्लांट्स में वाटर वगैरह ऊपर तक कैसे पहुंचते हैं? रूट से स्टेम में, स्टेम से लीव्स में कैसे पहुंचते हैं? जाइलम के थ्रू ये सब होता है।
तो ऐसे क्वेश्चन आएगा एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है, तो जाइलम के थ्रू होता है। ओके, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इफेक्टिव लाइट कौन सी है, रेड लाइट है। ओके, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस क्या चीज़ यूज़ करके करते हैं, इनविजिबल पार्ट ऑफ सनलाइट जो इंफ्रारेड होता है उसको यूज़ करते हैं बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के लिए, याद रखना है इसको। लाइट एब्जॉर्ब मोस्ट इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कौन सी लाइट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, तो वो ब्लू लाइट है, राइट। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर ऑन द सेम प्लांट, इसको क्या बोलते हैं, गाइटोनोगैमी, राइट। एक ही प्लांट पे, मतलब अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है उसको गीटनोग्रामी बोलते हैं, गीटनोगैमी या गाइटनोगॉमी, जो भी आपको बोलना है बोल देना, गीटनोगैमी। ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स एंड फंक्शंस की बात कर लेते हैं। केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी किसे बोला जाता है, लीवर को बोला जाता है। और कितने वर्टेब्रे हैं हमारी बॉडी में, 33, मतलब ह्यूमंस की जो बैकबोन है वो टोटल 33 वर्टेब्रे से बनी है, ठीक है। बहुत सारे पार्ट्स हो, सर्वाइकल, थ्रोराइक, ल्यूम्बर, वो आपको जाना जरूरी नहीं है, टोटल इतना रखना कि नंबर ऑफ वर्टेब्रे 33 होते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी, पता ही है किडनी होती है, राइट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अच्छा, नॉर्मल सब्सटेंस जो यूरिन में पाया जाता है वो क्या है, क्रिएटिनिन, याद रखना। लिम्फ डाइजेस्टेड फैट्स को कहाँ से कैरी करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कैरी करता है, याद रखना। ग्लूकागन कौन सेक्रीट करता है, पैंक्रियास करते हैं। प्रोटीन डाइजेशन कहाँ आकर होता है, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, एलिमेंट्री ग्लैंड का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लड, स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट्स इट, ठीक है। ये हेडिंग भी इसी कलर से लिख दी इन्होंने। तो ब्लड एंड सर्कुलेशन की बात करते हैं अब। यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप AB+, AB पॉजिटिव जो है आपका वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है ब्लड का। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, O नेगेटिव है, कितनी बार पढ़ा चुका हूँ मैं आपको ये। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लेटलेट्स, राइट। प्लेटलेट्स को और क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, पता है कि नहीं पता है। अच्छा, क्लॉटिंग प्रोटीन को बनाने के लिए कौन सा विटामिन काम आता है, याद है कि भूल गए, विटामिन K। ओके, याद रखना इसको। ग्रेवयार्ड ऑफ RBC किसे बोला जाता है, स्प्लीन को बोला जाता है। ब्लड सेल प्रोडक्शन साइट्स कौन सी हैं, बोन मैरो। लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी क्या है, आयोर्टा। ये सब चीज़ें ऐसे ही याद कर लो बस, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कौन करता है, बाई एरिथ्रोसाइट्स, RBCs को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं ना, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वही करती हैं। RBC काउंट हाई एल्टीट्यूड पे कम होता है या बढ़ता है, तो इंक्रीज होता है, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड पे, माउंटेन पे जाओगे तो RBC का काउंट बढ़ जाएगा। लार्जेस्ट सेल इन द मैमेलियन बॉडी, मैमेलियन की बॉडी में, मैमल्स की बॉडी में लार्जेस्ट सेल क्या होती है, मोनोसाइट्स। हार्ट बीट का टाइम कितना होता है, एक हार्ट बीट का 0.8 सेकेंड के आसपास। पल्स को कैसे मेजर किया जाता है, आर्टरीज से। ओके, इमरजेंसी हार्मोन किसे बोलते हैं, एड्रेनलिन, कहते हैं ना एड्रेनलिन रश लेने जाना है, ठीक है। कुछ भी ऐसी इमरजेंसी आएगी तो आपके अंदर से एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा। लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी में सबको पता है कि लीवर है। इंसुलिन सेक्रेशन साइट क्या है, पैंक्रियाज है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये दोनों का दोनों ही। हार्मोन फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, कौन सा हार्मोन है जो स्ट्रेस को मैनेज करता है, सेरोटोनिन हार्मोन, ठीक है। कौन से हार्मोन को कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरह यूज़ करते हैं, तो वो प्रोजेस्टेरोन है, राइट। ये सारे बेसिक बायोलॉजी फैक्ट्स हैं जो रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाना। ह्यूमन फीमेल्स में ओव्यूलेशन हर 14 डे, मतलब 28 दिन की साइकिल में हर 14वें दिन पे ओव्यूलेशन होता है ह्यूमन फीमेल्स। विदाउट फर्टिलाइजेशन एग के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, मतलब इसमें मेल के स्पर्म की ज़रूरत ही नहीं होती है। कुछ लिजार्ड्स होती हैं, स्नेक्स होते हैं, वो इस तरीके से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। मैमेलियन एम्ब्रायो में एक्सक्रीशन कैसे होता है, प्लेसेंटा के थ्रू होता है। प्लेसेंटा जो है वो मदर और बेबी के बीच में, जो बच्चा पेट में है, दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन में क्या हेल्प करता है, प्लेसेंटा हेल्प करता है, याद रखना। जो छोटा सा बेबी पेट में है, एम्ब्रायो में है, उसका एक्सक्रीशन कैसे होगा, उसके पास किडनी के थ्रू तो होगा नहीं, तो प्लेसेंटा जो है हेल्प करता है उसके एक्सक्रीशन में, वो मदर के किडनी के थ्रू फिर होता है। थोड़ा सा नर्वस सिस्टम और ब्रेन की बात कर लेते हैं। हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने वाला पार्ट कौन सा है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ब्रेन पार्ट नोन एज लिटिल ब्रेन, किसको बोलते हैं, सेरेबेलम को बोलते हैं लिटिल ब्रेन, याद रखना, सेरेब्रम नहीं, सेरेबेलम। ओके, सोडियम पंप ऑपरेट्स इन नर्व इम्पल्सेस। नर्व कोऑर्डिनेशन रिफ्लेक्स सेंटर किसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को, जो नर्व कोऑर्डिनेट करने में काम करता है। बोन्स एंड टीथ का कंपोजिशन ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, याद रखना इसको। अच्छा, मिमोबियम ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, आईज में होते हैं, राइट। कलर ब्लाइंडनेस किसको बोलते हैं, जब आपको रेड कलर ग्रीन दिखने लग जाए उसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। फटाफट से थोड़ी सी फिजिक्स की बात कर लेते हैं। केल्विन टेम्परेचर स्केल हैज़ नो नेगेटिव वैल्यूज़, ये याद रखना, केल्विन टेम्परेचर स्केल के पास कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। अच्छा, कोल्ड क्लाइमेट में अल्कोहल को एज अ थर्मामीटर यूज़ किया जाता है रदर देन मर्करी, ठीक है। अल्कोहल को एज अ थर्मामेट्रिक लिक्विड यूज़ किया जाता है कोल्ड क्लाइमेट्स में, याद रखना, क्योंकि लोअर फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसका मर्करी से। ऑटोमोबाइल इंजन्स में एंटी फ्रीज की तरह किसे यूज़ किया जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल को, इतना याद रखना।
थर्मोस्टैट का क्या फंक्शन होता है, नाम ही है थर्मल को स्टैटिक रखना, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखना। रेफ्रिजरेटर वगैरह में कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है ना, तो थर्मोस्टैट डिवाइस लगा होता है इस वजह। एयर की जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, वाटर वेपर को होल्ड करने की जो एबिलिटी है एयर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। ड्राई रीजन्स में स्वैम कूलर यूज करते हैं बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवेपोरेशन टू प्रोवाइड कूलिंग। ओके, वाटर में सॉल्ट ऐड करने से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, याद रखना, ठीक है, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है सॉल्ट ऐड करने से, कंफ्यूजन मत रखना कोई। बॉडी से वाटर का लॉस होना किस पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। इसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इसी को पर्सपिरेशन बोलते हैं। मटके में जो मिट्टी का मटका होता है उसमें पानी ठंडा कैसे रहता है, इवापोरेशन की वजह से होता है। एटमॉस्फेयर ह्यूमन बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, बट ह्यूमन बॉडी उस प्रेशर को झेल कैसे सकती है, बिकॉज जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, जो ह्यूमन का ब्लड होता है, वो उससे ज़्यादा प्रेशर बाहर की तरफ एक्सर्ट करता है एटमॉस्फेयर पे। इस वजह से हमारी बॉडी बैलेंस रहती है, सर्कुलेशन बैलेंस रहता है। तो ह्यूमन ब्लड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करने में हेल्प करता है हमारी। बॉइलिंग पॉइंट एंड हायर एल्टीट्यूड्स, प्रेशर कुकर फंक्शन, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। प्रेशर कुकर में जो विसल होती है उसका जो होल साइज होता है, जो वेट होता है, वो हेल्प करता है क्या डिटरमाइन करने में, मैक्सिमम इंटरनल टेम्परेचर एंड प्रेशर डिटरमाइन करने में। इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं, साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, मतलब जिनको ह्यूमन सुन नहीं सकते। कौन से एनिमल्स हैं जो इंफ्रासाउंड को सेंस कर सकते हैं, पिजन्स, एलिफेंट, साइनोथोरस, ये सारे जितने लिखे हुए हैं ना, ये सब इंफ्रासोनिक वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेचुरल सोर्स क्या है इंफ्रासोनिक का, जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनो, मेटेओर्स, इन लोगों को पता चल जाता है, ऐसा माना जाता है। और वहीं अल्ट्रासोनिक क्या होती हैं, ऐसी वेव्स जो ह्यूमन मतलब फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, जैसे डॉल्फिन्स, वेल्स, बैट्स, ये लोग ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं। तो ना तो ह्यूमंस इंफ्रासोनिक को सुन सकते हैं, ना ही अल्ट्रासोनिक को सुन सकते हैं। इको आपको पता ही है, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव हर्ड आफ्टर इट बाउंसेज ऑफ अ सरफेस, सरफेस से टकरा के वापस जो इको प्रोड्यूस होता है उसी को रिफ्लेक्टेड साउंड वेव को इको बोलते हैं, ठीक है। इको को अच्छे से सुनने के लिए जो रिफ्लेक्टर है, जो वॉल है जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जो लिसनर है, उनके बीच में कम से कम 16.5 मीटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए, याद रखना। माश नंबर क्या होता है, रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्पीड टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम। जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है और स्पीड का जो साउंड है, स्पीड का जो साउंड है, ठीक है, साउंड की जो स्पीड है, उन दोनों में जो रेशियो है उसको माश नंबर बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट की स्पीड का और साउंड की स्पीड का सराउंडिंग मीडियम में जो रेशियो होता है उसी को माश नंबर बोलते हैं। बेल और डेसिबल में क्या अंतर होता है, बेल जो है वो साउंड की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है, और डेसिबल जो है वो 1/10 ऑफ द बेल होता है, और ज़्यादा कॉमनली डेसिबल ही यूज़ करते हैं एज ए यूनिट। ऑप्टिमम साउंड लेवल क्या होता है, 60 डेसिबल। 80 डेसिबल के ऊपर बोला जाता है कि कान डैमेज हो सकते हैं, पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन कौन सी कैटेगरी में आ जाता है। साउंड की स्पीड जो है सॉलिड्स में फास्टेस्ट होती है, लिक्विड में स्लो हो जाती है, और गैसेज में स्लोएस्ट रहती है, याद रखना, ये PYQ है। फैराडे कांस्टेंट का एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइसिस। निकल कैडमियम बैटरीज रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, कैलकुलेटर्स में यूज़ होती हैं, फ्लैश लाइट्स में, ट्रांजिस्टर्स में, और कुछ पोर्टेबल टूल्स में निकल कैडमियम बैटरीज का यूज़ किया जाता है। टंगस्टन का यूज़ होता है बल्ब में एज अ फिलामेंट मटेरियल ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड ड्यूरेबिलिटी, इस वजह से बल्ब में यूज़ किया जाता है। फिर हैलोजन लैंप्स में क्या यूज़ किया जाता है, एक ऐसा फिलामेंट जो कि टंगस्टन के एलॉय से और सोडियम वगैरह से मिला के बना जाता है। ये येलो लाइट क्यों एमिट करते हैं हैलोजन लैंप्स, क्योंकि इसमें सोडियम होता है। फ्यूज़ वायर्स का मेल्टिंग पॉइंट लो रखा जाता है ताकि कुछ भी गड़बड़ हो तुरंत फ्यूज़ हो जाए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए। अच्छा, CFL जो होते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, वो लाइट कैसे एमिट करते हैं, मरकरी वेपर और फॉस्फर कोटिंग की हेल्प से, राइट। और इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, 6000 से लेकर 10,000 आवर तक का। वहीं जो LED लाइट्स होती हैं, लाइट एमिटिंग डायोड से बनने वाली, एनर्जी एफिशिएंट विद अ लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 50,000 आवर्स, प्रोड्यूसेस लाइट यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ करके लाइट प्रोड्यूस करती हैं, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। इतनी ही बात करेंगे हम साइंस के प्रो मैक्स में। आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। कल हम हिस्ट्री डिस्कशन करेंगे, दैट विल बी आवर लास्ट एपिसोड। अगर आपको इस पूरी स्मार्ट अध्ययन मैराथन का और स्मार्ट अध्ययन प्रो मैक्स का एक मिक्स एक्टिव रिकॉलिंग सेशन चाहिए यूट्यूब पे, देन कमेंट इन डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, and all the best for your preparations. Thank you.